नमस्कार विद्यार्थियों, जो अपनी प्री BSTC की जो क्लासेस चल रही थी उसी के तहत अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। आज मारवाड़ के इतिहास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो मारवाड़ के नेक्स्ट शासक आएंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो नेक्स्ट शासक में आते हैं उनका नाम आता है आपके अभय सिंह। तो हम अभय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग होगी अभय सिंह। अभय सिंह को एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है क्योंकि इस समय ही आपके खिजड़ली की गांव आता है, वहाँ की एक घटना हुई थी। इस कारण ये शासक थोड़ा सा आपके प्रसिद्ध हो जाता है। इसका जो शासन पीरियड रहता है 1724 से लगाकर 1749 तक रहता है, ठीक है ना। तो इस समय तक इसका क्या रहता है, शासन पीरियड। इसके समय एक घटना होती है जो आती है आपकी खिजड़ली घटना। खिजड़ली आपके जोधपुर में पड़ता है, ठीक है ना। वहाँ एक गांव है। ऐसा होता है कि अभय सिंह को अपना महल बनाना होता है, जिसके लिए वो अपने सेनापतियों से कहता है कि आप लकड़ियाँ वगैरह लेकर आइए। तो उनके सेनापति वगैरह होते हैं, पास में एक गांव होता है खिजड़ली, वहाँ पे जाते हैं और खिजड़ी के वृक्ष काटने शुरू कर देते हैं। खिजड़ी के वृक्ष जैसे ही काटे जाते हैं, इसकी खबर एक महिला को पता चलती है जिसका नाम होता है अमृता देवी। और अमृता देवी वह आती हैं उन पेड़ों को बचाने के लिए और कहती हैं कि आप इन पेड़ों को नहीं काट सकते। तो जो लोग वहाँ आए हुए थे पेड़ों काटने, उन्होंने कहा कि राजा का ऑर्डर है, हमें पेड़ तो काटने पड़ेंगे। अमृता देवी ने कहा कि यदि पेड़ों को काटना है तो उससे पहले हमें काटना होगा, वरना हम पेड़ वगैरह काटने नहीं देंगे। तो ऐसा कहते हैं कि जो सेनापति वगैरह थे उन्होंने अमृता देवी वगैरह उन सब की क्या कर दी, हत्या कर दी और पेड़ों को काटा। जब इसकी जानकारी आपके अभय सिंह को मिलती है तो अभय सिंह को बड़ा ही क्या होता है, दुख होता है, ठीक है ना। तो ये सारी घटना कब आती हैं, आपके अभय सिंह के समय आती है, ठीक है ना। तो ये आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये घटना होती है, ठीक है ना। तो आपसे सवाल पूछ सकता है खिजड़ली का मेला कब बढ़ता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है ना। खिजड़ली आपके जोधपुर के अंदर गांव पड़ता है और ये घटना आती है आपके लगभग 1730 ईस्वी की, ठीक है ना। तो 1730 ईस्वी की ये क्या आती है, आपके घटना आती है, ठीक है। और इस घटना में अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 लोगों ने, तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी खिजड़ी के वृक्ष की रक्षा हेतु, ठीक है ना। 363 लोग पेड़ों को बचाते हुए क्या हो गए, आपके शहीद हो गए। कहाँ पर, खिजड़ली गांव में हो गए, ठीक है ना। खिजड़ी आपके जोधपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है अमृता देवी के नेतृत्व के अंदर ये हुआ, इसीलिए अमृता देवी के इस बलिदान के कारण आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है, आपके खिजड़ली में लगता है। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पड़ता है, आपके खिजड़ली कहाँ पड़ता है, आपके जोधपुर में पड़ता है, ठीक है ना। और अमृता देवी के इस बलिदान के कारण पर्यावरण के संरक्षण के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी लिख लेना साथ साथ में कि अमृता देवी के बलिदान के कारण पर्यावरण क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है आपके किस क्षेत्र के अंदर, पर्यावरण की रक्षा के लिए दिया जाता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको और बताया जाएगा कि इस पुरस्कार के तहत क्या क्या चीज़ें प्रदान की जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि
जो अभय सिंह था इसके प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन थे उनके बारे में भी थोड़ी हम चर्चा करते हैं। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अभय सिंह की दरबारी विद्वान। तो अभय सिंह के समय प्रमुख घटना आती है आपकी खिजड़ली की घटना आती है, ठीक है ना। और उसके थोड़े दरबारी विद्वान के बारे में बात कर लेते हैं। तो दरबारी विद्वान के अंदर जो पहला विद्वान आएगा जिसका नाम था आपके कर्णिदान, जिसने सूरज प्रकाश लिखा। तो हम लिख सकते हैं दरबारी विद्वान जिसमें आता है कर्णिदान, क्या लिखा, सूरज प्रकाश, ठीक है ना। सूरज प्रकाश की जो रचना है वो आपके किसने की, कर्णिदान ने। ये आपके अभय सिंह का क्या था, दरबारी विद्वान था। ऐसा कहा जाता है कि अभय सिंह ने इसे इनकी रचनाओं के लिए 1 लाख रुपए नकद दिए थे, ठीक है ना। किसके लिए, 1 लाख रुपए अभय सिंह ने इनको इनकी रचना हेतु 1 लाख रुपए नकद दिए थे। 1 लाख रुपए कि भाई साहब आपने इतनी बढ़िया तरीके की कविताएं वगैरह, आप इतने बड़े मोटिवेशन करते हो। तो अभय सिंह ने मोटिवेशन किया, अभय सिंह ने खुश हुआ, अभय सिंह ने कहा लो भाई साहब 1 लाख रुपए आप रखो, नकद 1 लाख रुपए। उस समय 1 लाख रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी। एक इसके दरबार में और आता है जिसका नाम आता है वीरबाण। कौन आता है, वीरबाण, जिसने लिखा था राजरूपक। वीरबाण क्या लिखा, राजरूपक, ठीक है ना। ये किसकी रचना थी, आपके वीरबाण की रचना थी। ये भी किसके दरबार में था, आपके अभय सिंह के दरबार में हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि जो आपके सूरज प्रकाश और वीरबाण की राजरूपक में गुजरात के साथ जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों पुस्तकों में, नीचे वाली लाइन में लिख लेते हैं, मिटा देता हूं उनको। सूरज प्रकाश व राजरूपक, ठीक है ना। सूरज प्रकाश व राजरूपक दोनों पुस्तकों में हमें अहमदाबाद युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। जो आपके सूरज प्रकाश थी वो लिखा आपके कर्णिदान ने, और जो राजरूपक थी, ठीक है, वो लिखा था आपके वीरबाण ने, ठीक है ना। और इस युद्ध में अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खां को हराया था। इस युद्ध में अभय सिंह ने सर बुलंद खां को हराया था। इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। बाकी जो नेक्स्ट शासक आएगा उसके बारे में और अपनी चर्चा करेंगे। हमने अभय सिंह के बारे में पढ़ लिया था। अभय सिंह के बाद जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक आता है उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। उसके अंदर नेक्स्ट शासक आता है आपके मानसिंह। क्या नाम आता है, मानसिंह। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा 1803 से लगाकर 1843 ईस्वी के लगभग इसका समय रहता है। 1803 से 1843 ईस्वी के समय। ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह ने जालोर में शरण ली थी, ठीक है, जालोर में शरण ली थी। एक गुरु आते हैं इनके देवीनाथ जी, उन्होंने आपके मानसिंह को कहा था कि देवनाथ ने मानसिंह के जालोर के समय, महनसिंह के जालोर के समय
यह कहा था कि यह जोधपुर के राजा बनेंगे, जोधपुर के राजा बनेंगे। और देवनाथ की बात बिल्कुल सही साबित हुई और मान सिंह जोधपुर के राजा बने। सीधी सी बात है कि देवनाथ ने कह दिया कि अब राजा बनेंगे, राजा बन गए, तो इन्होंने देवनाथ जी के लिए आपके जोधपुर के अंदर महामंदिर का निर्माण कराया। तो इनके द्वारा नाथ संप्रदाय के मंदिर, महामंदिर का निर्माण कराया, मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? आपके मानसिंह ने। ठीक है ना। इसे सन्यासी राजा भी कहा जाता है। इसे सन्यासी राजा भी कहते हैं। सीधी बात है, भगवान के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण इसको इतिहासकारों ने सन्यासी राजा के नाम से भी जाना है। इसने जो महामंदिर बनाया था, उसी महामंदिर पर एक पुस्तक लिखी थी, नाथ चरित्र। तो लिख सकते हैं कि नाथ चरित्र पुस्तक की रचना की थी। तो लिखते हैं हम कि इसने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी। ठीक है ना। नाथ चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके मानसिंह ने लिखी। उसके बाद देखो और थोड़ी सी इनकी चर्चा करते हैं मानसिंह जी की, कि और क्या क्या चीज़ें आती हैं इनके बारे में, उनके बारे में जानते हैं। इन्होंने जोधपुर के अंदर, हम लिखते हैं कि इन्होंने जोधपुर में मानसीय पुस्तकालय का निर्माण कराया। मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। 1818 ईस्वी के अंदर 6 जनवरी 1818 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर दी। अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। ठीक है ना। 6 जनवरी 1818 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना, अंग्रेजों के साथ क्या कर दी? संधि कर दी। 1831 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने अजमेर दरबार लगाया। था वह मानसिंह ने इस दरबार का बहिष्कार किया वह भाग नहीं लिया। ठीक है ना। तो मानसिंह ने सीधा विलियम बेंटिंक ने अजमेर दरबार लगाया। इसने कहा भाई साहब अपन भाग नहीं लेंगे, तुम्हें जो दरबार लगाना है, जो भी करना है वो कर ले, लेकिन अपन तो इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए आपके 2 व्यक्ति आते हैं। एक तो छत्रसिंह, क्या नाम आता है आपके? छत्रसिंह, और एक आता है बिशन नारायण। तो छत्रसिंह व बिशन नारायण
विष नारायण था, उन्होंने क्या की थी, संधि की थी। राजा की तरफ से कौन गए थे, छत्र सिंह व विष नारायण यहाँ पर गए थे और इन्होंने क्या की, संधि वगैरह की। आपके जो मेवाड़ आता है उसने भी 13 जनवरी 1818 ईस्वी के अंदर क्या की थी, अंग्रेजों के साथ संधि की थी। ये सारी बातें किसकी आती हैं, आपके मानसिंह की। इसने अंग्रेजों का विरोध किया, तो लिख लो, इसने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया, विरोध किया कि भाई साहब अंग्रेज बहुत ही खराब आदमी है, अंग्रेज तो यहाँ होने ही नहीं चाहिए। सीधा सीधा किसने विरोध किया, आपके मानसिंह। ये मानसिंह की प्रमुख बातें आती हैं। मानसिंह की प्रमुख बातें अपन ने चर्चा की, साथ साथ में मानसिंह के जो दरबारी विद्वान थे उनकी भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यदि हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे तो जो इतनी बात की उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो इनके जो दरबारी विद्वान आते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। दरबारी विद्वान, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है आपके बांकीदास जी, कवि राजा बांकीदास जी। इनको उपाधि दी गई थी कवि राजा की। तो क्या नाम था, कवि राजा बांकीदास, कवि राजा बांकीदास। इन्होंने 2-3 पुस्तकें लिखी थी, उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। एक तो लिखा था इन्होंने बांकीदास विख्यात, बांकीदास विख्यात। कु कवि बत्तीसी, कु कवि बत्तीसी, कु कवि बत्तीसी मतलब बुरे लोगों पर 32 दो है, बुरे लोगों पर 32 दो है, ठीक है ना। विरहुद बावनी, क्या लिखा था इन्होंने, ठीक है, दातार बावनी, सॉरी, दातार बावनी, दातार बावनी मतलब अच्छे लोगों पर या वीर लोगों पर 52 दो है। बावनी का मतलब 52 होता है। तो ये प्रमुख आपकी किन की रचना आती है, बांकीदास जी की रचना आती है। एक लिखा था इन्होंने मान जसो मंडन, क्या लिखा था, मान जसो मंडन, जसो मंडन लिखा था। मान जसो मंडल लिखा था, ठीक है ना। तो ये प्रमुख इनके क्या आता है, रचनाएं आती है। बांकीदास जी ने 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो सारे राजा वगैरह थे वो सो गए थे, उनको जगाने के लिए बहुत सारे दोहे वगैरह लिखे थे। इन्होंने एक दोहा लिखा था कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आस लीदा खिंची उरा, धनिया उबा गई न धरती, धनिया उबा गई धरा। कि अंग्रेज देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गए हैं, जो देश के राजा महाराजा हैं वो सारे सोए हुए हैं, उनकी जो तलवारें वगैरह हैं वो सारे म्यान में पड़ी हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, विलासिता जीवन जी रहे हैं। उन राजाओं से कहो कि जो तुम्हारे पूर्वज थे कितने बहादुर थे, कि उनके रहते हुए इस मिट्टी का एक कण भी विदेशी लोग लेकर नहीं जा पाए, और आज के टाइम के जो राजा वगैरह हैं वो आराम से विलासिता का जीवन जी रहे हैं। तो इसके लिए आपके बांकीदास जी ने दोहा लिखा था कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आस लीदा खिंची उरा, धनिया उबा गई न धरती, धनिया उबा गई धरा। कि धनी थे यहाँ पर तब तक धरती गए नहीं, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि जो धनी है, जो धरती के मालिक हैं, वो यहाँ होते हुए भी जो भूमि है वो उनके हाथ से निकल रही है, ठीक है ना। तो आरएस के अंदर सवाल पूछा हुआ है, तो लिख लेना आप नोट डाल के कि इनका एक गीत था कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, मुल्क रे ऊपर।
ठीक है ना। ये इनकी क्या थी, गीत के रूप में एक इनकी रचना थी। और देखो ऐसा कहा जाता है कि इस गीत के द्वारा, इस गीत के माध्यम से इन्होंने राजाओं को जगाने का प्रयास किया, राजाओं को जगाने का प्रयास किया। ठीक है। छपने अकाल के समय ये क्या थे, कवि थे। ये भी चीज़ आप थोड़ी सी लिख लेते हैं कि छपने अकाल के समय ये क्या थे, कवि थे। तो यहाँ लिख लेते हैं कि छपने अकाल के समय कवि थे। ठीक है ना। ये बात आपकी किसकी आती है, बांकीदास जी की आती है। छपने अकाल कब पड़ा था, तो 1899 ईस्वी में पड़ा था। और विक्रम संवत आपके आती है, विक्रम संवत 1956। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, छपने अकाल भी कहते हैं। ठीक है ना। ये सारी बात आती है इस छपने अकाल के ऊपर। एक आपके कवि आते हैं उगम राम जी, उसने कुछ चीज़ें वगैरह लिखी है। उगम राम जी की 2-3 रचनाएं और आती हैं कि भजनरी, महिमा, दारूरा, दोष, अमलरा, अवगुण। ये प्रमुख रचनाएं उगम राम जी की आती हैं। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसके तहत जो प्रमुख रचनाएं वगैरह पढ़ेंगे उनमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपका जो मारवाड़ का इतिहास होता है वो लगभग आपके कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो छोटे मोटे शासक वगैरह बचते हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे, प्रजामंडल पढ़ेंगे, उस समय अपन चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए ताकि आपके जो प्री BSTC का एग्ज़ाम है, PTT का एग्ज़ाम है, चाहे आप राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके बारे में आप या सब एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका।